नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री मैराथन की दूसरी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और इस मैराथन क्लास में हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की बात करते हुए पहले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से पढ़ना स्टार्ट किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पर आपके नासिरुद्दीन महमूद तक हमने आपके यहाँ पर पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम बलबन को पढ़ेंगे और बलबन के बाद हम संपूर्ण खिलजी वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम पहले आपके बलबन को पढ़ने वाले हैं और बलबन को पढ़ने के साथ हमारा गुलाम वंश आपके समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बलबन की बात करते हैं तो बलबन आपके 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक, कहाँ तक आपके 1287 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। इसके टेन्योर की बात करते हैं तो इसका टेन्योर आपके कुल 22 ईयर का रहा। कितने ईयर का रहा? 22 ईयर का रहा। तो ये आप पहली बात याद रखेंगे कि 22 ईयर तक आपके दिल्ली की गद्दी पर यहाँ पर आसीन रहा। 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक यह दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। बलबन की दोस्तों बात करते हैं तो उसका मूल नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करते हैं मूल नाम की, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बलबन का मूल नाम क्या था, तो बलबन का मूल नाम दोस्तों यहाँ पर बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। और एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर दोस्तों कि यह अपने स्वामी इल्तुतमिश की ही भांति, इसके स्वामी का नाम था इल्तुतमिश और यह इल्तुतमिश का ही आपके गुलाम था। इल्तुतमिश की ही भांति दोस्तों इलबरी जाति का तुर्क था। इलबरी तुर्क था। हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश भी आपके इलबरी तुर्क था और इसका गुलाम आपके बलबन भी आपके इलबरी जात का ही तुर्क था। तो इतनी बातें याद रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश के बारे में समझिएगा कि दोस्तों यह ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का गुलाम दोस्तों कौन था? आपके बहाउद्दीन बलबन था। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और पहली बात बलबन के बारे में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है कि इसने तुर्कान ए जो चहलगानी था, तुर्कान ए चिहालगानी, इसको सरल भाषा में हम चालीसा कहते हैं। और हमने बताया था कि इसका गठन किसने किया था? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसका गठन आपके इल्तुतमिश ने किया था। और यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे कि इसका विनाश किसने किया, इसको विनष्ट किसने किया, तो इसको समाप्त करने का श्रेय आपके दिया जाता है कि बलबन को। बलबन ने आपकी चालीसा का दमन कर दिया। बहुत ज़्यादा क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। बलबन वह बलबन था जो कभी स्वयं ही आपकी चालीसा का आपके एक सदस्य रहा करता था। उसने ही चालीसा का आपके क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, इसका अंत कर दिया। कारण यह था कि इसे भय था कि अगर चालीसा बने रहेंगे तो ये मुझे दिल्ली की गद्दी से हटा सकते हैं, इसलिए इसने तुर्कानी चिहलगानी का अंत कर दिया, चालीसा का समापन कर दिया। अगली बात बलबन के बारे में जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो है कि फारसी एक नववर्ष त्यौहार है। फारसी नववर्ष त्यौहार, फारसी नववर्ष की शुरुआत, फारसी नववर्ष की शुरुआत पर जो एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नवरोज। इसको भारत में प्रारंभ करने का श्रेय इसे दिया जाता है। भारत में प्रारंभ करने का श्रेय आपके बलबन को दिया जाता है। करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके बलबन को दिया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। तो बलबन जो फारसी जो नववर्ष जब होता है इसकी शुरुआत पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं आपके नवरोज। इसको भारत में प्रारंभ किसने किया? तो बलबन ने किया। अगली बात जो बलबन के बारे में इंपॉर्टेंस हो सकती है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसने सिजदा और पाबूस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा एंड पायबूस प्रथा की शुरुआत की। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या थी इसको भी समझ लीजिए। सिजदा का अर्थ था दोस्तों कि घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, सिर झुकाना।
कहते हैं सिजदा। और पायबेस होता है कि आपके पेट के बल लेट कर ये सिजदा और पायबोस होता क्या है समझिए। पेट के बल लेट कर सुल्तान के चरण चूमना, सुल्तान के चरण चूमना, यह है दोस्तों आपके पायबोस का अर्थ। तो सिजदा मतलब घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पायबोस मतलब पेट के बल लेटकर सुल्तान के चरण को चूमना। ऐसी जो दो प्रथाएं चलती थी आपकी कभी फारस में, ईरान में, उसको भारत में इसने क्या किया, स्टार्ट किया। इस प्रथा की शुरुआत का तरीके से दिया जाता है कि बलबन को दिया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये हो सकती है दोस्तों कि सुल्तान ना होते हुए इसने सुल्तान छत्र का प्रयोग किया। सुल्तान छत्र का प्रयोग, सुल्तान छत्र का इसने प्रयोग किया कब, सुल्तान ना होते हुए, सुल्तान ना होते हुए। अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान छत्र का उपयोग किया, तो कौन सा दोस्तों आपके बलबन था। और किसके समय में किया, आपके नासिरुद्दीन महमूद के समय में। नासिरुद्दीन महमूद के समय में राजा नासिरुद्दीन महमूद हुआ करता था और सुल्तान छत्र का उपयोग आपके बलबन किया करता था। इसलिए तो मैंने बताया था कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में आपके संपूर्ण जो सत्ता थी आपके यह बलबन के हाथों में आ गई थी। किसके हाथों में आ गई थी, बलबन के हाथों में आ गई थी। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सुल्तान ना होते हुए सुल्तान छत्र का उपयोग किया, तो कौन सा दोस्तों आपके बलबन था। किसके समय में, नासिरुद्दीन महमूद के समय में। अगली इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इसने अपने विरोधियों के प्रति इसने दोस्तों की लव और रक्त की नीति अपनाई। द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसको अपनाया। तो अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लव और रक्त की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई, लव एवं रक्त की नीति अपनाई। अगर पूछे कि लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी अपने विरोधियों के प्रति, तो आप लोग कहेंगे कि बलबन। अगला इंपॉर्टेंट बात जो बलबन के बारे में परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि इसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। इसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि, इसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा सभी बातें। फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन, आपके अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन आपके दरबार में रहा करते थे। नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में पूछ सकता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहा करते थे, तो बलबन के दरबार में। अगला इंपॉर्टेंट बात दोस्तों गुलाम वंश के बारे में समझ लीजिए। अब बलबन के बारे में तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर आपको लिखा दिए हैं। एक बात और समझ लीजिए कि इसके आपके राजत्व के सिद्धांत को दैवीय राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। दैवीय राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। अगर पूछ ले कि बलबन की राजत्व के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ किंगशिप को क्या कहते हैं, राजत्व के सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो दैवीय राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। यह सुल्तान को कहता था, इसने सुल्तान को जिल्ले इलाही कहा और कहा कि सुल्तान आपकी पृथ्वी पर ईश्वर का नूर होता है, ईश्वर का प्रकाश होता है, इसे जिल्ले इलाही कहा। मतलब कि आपके सुल्तान को यह देवता मानता था, इसलिए इसे कहते हैं दैवीय राजत्व का सिद्धांत। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। और दोस्तों आपके बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों, बलबन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने आपको लिखा दिए हैं और इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। उलूग खां की जो इसको उपाधि प्राप्त थी हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पर समझेंगे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, आपके क्यूमर्स था।
और क्यूमर्स कौन था अगर ये बात हुए तो दोस्तों यह आपके कैकुबाद का नाबालिग पुत्र था। कैकुबाद का नाबालिग पुत्र था। कैकुबाद का नाबालिग पुत्र था। नाबालिग पुत्र का अर्थ होता है कि आपके बालिग नहीं हुआ था अभी, तो क्यूमर्स जो था इसका एक संरक्षक नियुक्त किया गया था। इसका संरक्षक कौन था? तो यहाँ पर समझेंगे कि जो क्यूमर्स भाई जब वो बालिग नहीं है तो इसका एक संरक्षक नियुक्त होता है। जैसे आपके अकबर का बैरम खान नियुक्त हुआ था, उसी प्रकार से क्यूमर्स का एक संरक्षक नियुक्त हुआ। अगर पूछे कि क्यूमर्स का संरक्षक कौन था तो क्यूमर्स का संरक्षक था आपके जलालुद्दीन। कौन था? जलालुद्दीन था। और होता क्या है कि जलालुद्दीन बेहतर मौका पाकर 3 महीने बाद, जिसका संरक्षक जैसे बनता है उसके 3 महीने बाद आपके क्यूमर्स की हत्या कर देता है। उनकी हत्या कर देता है। और दोस्तों आपके दिल्ली सल्तनत की दिल्ली की गद्दी पर आपके खिलजी वंश की नींव डालता है। और जिसको हम खिलजी वंश की नींव डालता है जिसको भारत के इतिहास में खिलजी क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि खिलजी क्रांति क्या है तो आप लोग कहेंगे कि जलालुद्दीन के द्वारा क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर खिलजी वंश की नींव डालना ही खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये बात क्या रखेंगे आप लोग? याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के बाद हम बात करते हैं अब खिलजी वंश की। किसकी बात कर लेते हैं? खिलजी वंश की बात कर लेते हैं। तो खिलजी वंश जो था दोस्तों ये आपके 1290 से लेकर कुल 1320 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी को हम एडी भी लिख सकते हैं। एडी तक क्या था दोस्तों? आपके इसका पूरा शासनकाल रहा था। इसका आपका पूरा क्या था? शासनकाल रहा था। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक कहने यानी कि कुल 84 ईयर्स तक, 84 साल तक गुलाम वंश था। और उसके बाद आपके 30 वर्षों के लिए खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के आपके प्रमुख सुल्तान की बात करते हैं, इसके बारे में समझ लेंगे। तो खिलजी वंश की पहले हम बात करते हैं किसके? इसके संस्थापक की, जिसका नाम होता है आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम होता है आपके? जलालुद्दीन, जिसने इसकी मारकर हत्या की कैकुमर्स की। जलालुद्दीन, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो पहली बात इसके टेन्योर की बात कर लेते हैं, कार्यकाल की, शासनकाल की। 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक, कुल 6 वर्षों का इसका पूरा टेन्योर रहा। और दोस्तों यहाँ आपके खिलजी वंश का संस्थापक था। क्या था? आपके खिलजी वंश का संस्थापक था। क्यूमर्स के मारकर खिलजी वंश की स्थापना की, खिलजी क्रांति हुई। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में पूछ सकते हैं उसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी राजधानी की बात परीक्षा में पूछ सकता है। इसकी कैपिटल क्या थी? मतलब कि राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी दोस्तों आपकी किलोखरी। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो ये बात क्या रखेंगे? बहुत ही दिमाग में रखेंगे, बहुत ही गंभीरता के साथ रखेंगे कि इसका राजधानी क्या थी? आपकी किलोखरी थी। इंपॉर्टेंट बात इसके लिए और बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा। हिंदू जनता के प्रति दोस्तों इसने उदार दृष्टिकोण रखा। ये बात अपनी नोट करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने आपके हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा? तो कौन था? आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। शासनकाल कब से था? 1290 से 1296 ईस्वी। राजधानी क्या थी? किलोखरी थी। अब यहाँ पर दोस्तों आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट तरीके से जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और बात याद रखेंगे कि इसके उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका जो उत्तराधिकारी हुआ आपके वह हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी होता क्या दोस्तों? तो जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं यह आपके जो जलालुद्दीन खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज शाह जो खिलजी थे, समझ रहे हैं? जलालुद्दीन फिरोज शाह जो खिलजी थे उनके ही दोस्तों ये आपके भतीजा होते हैं। मतलब कि इनके बड़े भाई के बेटे थे भतीजा, इनके छोटे भाई के बेटे थे भतीजा।
समझ रहे हैं। तो आपके अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं ये आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के भतीजा होते हैं, और भतीजा ही नहीं आपके दामाद भी होते हैं, भतीजा और दामाद दोनों होते हैं। और इन्होंने ही आपके आपके काड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद में है, काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में जो है, अब जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके इसने ही आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, और स्वयं आपके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। तो समझ रहे हैं यह उसका उत्तराधिकारी कैसे बना। यह आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा और दामाद था। इसने ही कड़मानीपुर इलाहाबाद में आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आसीन हुआ। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप समझेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसका शासनकाल, जो परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो इसका शासनकाल आपके कुल 20 ईयर्स का है, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। कितने ईयर का आपके, कुल 20 ईयर का, 10 ईयर रहा पूरा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, इसके पिता का क्या नाम था दोस्तों, इसके पिता का नाम था आपके शहाबुद्दीन खिलजी। क्या नाम था दोस्तों, आपके चाचा का नाम तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और पिता का नाम था आपके शहाबुद्दीन खिलजी। और शहाबुद्दीन खिलजी आपके जलालुद्दीन खिलजी के क्या थे, आपके भाई थे। जलालुद्दीन खिलजी के क्या थे, आपके भाई थे। इंपॉर्टेंट बात अगला है दोस्तों कि आपकी दिल्ली की गद्दी पर क्या बैठता है, तो 13 अक्टूबर 1296 ईस्वी को ये आपके सुल्तान बनता है। 1296 ईस्वी को यह क्या बना दोस्तों, आपके सुल्तान बना 13 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। अगली बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है कि दोस्तों इसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। तो इसका दोस्तों जो आपके राज्याभिषेक होता है, थोड़ा तेजी के साथ समझेंगे कि इसका जो आपके राज्याभिषेक होता है ये बलबन ने आपके दिल्ली में एक बलबन द्वारा दिल्ली में निर्मित लाल महल, तो आपके बलबन द्वारा दिल्ली में ही निर्मित आपके लाल महल में ही क्या किया दोस्तों, इसने आपके 22 अक्टूबर, मैंने 13 अक्टूबर आपको बता दिया था, ध्यान रखेंगे 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को इसने अपना राज्याभिषेक किया। क्या किया, आपके राज्याभिषेक किया, इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके बचपन का नाम परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, इसके बचपन का नाम था दोस्तों आपके अली एवं गुरसास्प। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो परीक्षा दृष्टिकोण से क्या है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों कि यह दोस्तों आपके इसने सेना को नकद वेतन देने एवं आपके स्थायी सेना की नींव डाली। इसने सेना को क्या दिया दोस्तों, आपकी सेना को नकद वेतन देना स्टार्ट किया, सेना को नकद वेतन देना स्टार्ट किया। साथ ही साथ दोस्तों इसने आपके स्थायी सेना की नींव डाली, समझ रहे हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको याद रखेंगे। अगली बात दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अपनाई। घोड़ा दागने मतलब जिससे घोड़ा की पहचान की जा सके, घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने, सैनिकों की हुलिया लिखी जाए। सैनिक कौन थे जिसका पता आपको चल सके, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात याद रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे। अगली बात आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगली बात दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसने भू राजस्व को, जो कि भू राजस्व होता है, राजस्व का अर्थ होता है कर, भू राजस्व को बढ़ाकर, भू राजस्व को इसने दोस्तों इंक्रीज करके आपके किस कर दिया दोस्तों, उपज का 1/2 भाग कर दिया, उपज का 1/2 भाग कर दिया। तो इसने आपके भू राजस्व को बढ़ाया, और जितना आपका उपज होता है, जैसे आपके 10 किलो गेहूँ आपने अपने खेत में उपजाया, तो उसका 5 किलो आपके क्या होगा, आपके भू राजस्व के रूप में होगा, समझ गए हैं। और इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अगली बात दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसने दक्षिण भारत की विजय हेतु, जो आपके दक्षिण भारत है, दक्षिण
भारत, तो इसने दक्षिण भारत की विजय हेतु, दक्षिण भारत की विजय हेतु अलाउद्दीन ने आपके मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा? जो कि अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने आपके मलिक काफूर को भेजा, मलिक काफूर को भेजा, मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर दोस्तों एक हिजड़ा था, इसको दोस्तों एक गुलाम भी था, इसको खरीदा भी गया था 1000 दिनार में से, 1000 दिनार भी कहा जाता है, 1000 दिनार में से आपके खरीदा गया था 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय हेतु किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, इसको 1000 दिनार में आपके 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था, इसलिए इसे आपके 1000 दिनारा भी कहा जाता था। अगली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों इसके निर्माण कार्य के बारे में। किसके बारे में? इसके आपके निर्माण कार्य के बारे में। तो इसका निर्माण कार्य आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या याद रखेंगे? इसका निर्माण कार्य याद रखेंगे किसने जमैयत खाना मस्जिद बनवाया, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण कराया, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण कराया, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों किसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। अगला दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसने सीरी का किला बनाया, सीरी का किला बनवाया, सीरी का किला बनवाया। अगला दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसने इन्होंने 1000 खंभा महल का निर्माण कराया, 1000 खंभा महल का निर्माण कराया। तो ये 4 चीज़ें याद रखेंगे, 1000 खंभा महल का निर्माण कराया। तो इसके निर्माण कार्य के बारे में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए निर्माण है कि दोस्तों इसने जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण कराया, अलाई दरवाजा बनवाया, सीरी का किला बनवाया और 1000 खंभा महल का भी निर्माण कराया। अगली बात दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इसने अलाई दरवाजा को आपके जो आपके यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि अलाई दरवाजा का निर्माण तो उसने कराया, लेकिन अलाई दरवाजा को अलाई जो दरवाजा है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे को इसे दोस्तों आपके इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला जो होती है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपके इस्लामी वास्तुकला का रत्न आपके अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण आपके अलाई दरवाजा, जमैयत खाना मस्जिद, 1000 खंभा महल और सीरी का किला, इसका निर्माण कराया आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ये बात क्या है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी एक उपाधि परीक्षा में 1000 बार कम से कम पूछी गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक उपाधि आपकी सिकंदर सानी, सिकंदर सानी यह अपने को द्वितीय सिकंदर कहा करता था, यह अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा करता था। वह सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था, विश्व विजेता सिकंदर, यह अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा करता था। तो इसकी उपाधि अगर पूछे कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की या फिर अपने आप को कौन सा शासक द्वितीय सिकंदर कहा करता था, तो आप कहेंगे कि वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुए, 6 मंगोल आक्रमण हुए। छह मंगोल आक्रमण हुए, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। अगली बात इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखते हैं, किसके दरबार में अमीर खुसरो और हसन दहलवी जैसे कवि रहते थे। इसके दरबार में अमीर खुसरो एवं हसन दहलवी जैसे विद्वान रहते थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। किसके दरबार में अमीर खुसरो एवं हसन दहलवी जैसे विद्वान रहा करते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अमीर खुसरो की बात करते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो के बारे में इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमीर खुसरो के बारे में 2 बातें याद रखेंगे। पहली बात को इन्हें सितार का आविष्कार इन्होंने ही किया था, सितार का आविष्कारक इन्हें कहा जाता है, सितार का आविष्कार किया
और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने वीणा को आपके संशोधित किया था। वीणा जो होती है को भी संशोधित किया था। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन गए कि आपके, और अमीर खुसरो के बारे में कि इन्हें आपके सितार का आविष्कारक कहा जाता है और इन्होंने वीणा को भी संशोधित किया था। इंपॉर्टेंट बात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज हमने पढ़ लिया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में पढ़ लिया, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में पढ़ लिया और बर्मन के बारे में भी पढ़ लिया। एक इम्पॉर्टेंट राजा और आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है आपके मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अगर प्रथम वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसकी प्रथम वीडियो को देखिएगा, जहाँ पर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आपके नासिरुद्दीन महमूद जैसे सुल्तानों को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई जज्बे के साथ पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।